जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी के रैपिड रिवीजन के अंदर आज हम आपके तीसरा जो चैप्टर है जनसंख्या संगठन, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर को हम 1 नंबर और 1.5 नंबर वाले प्रश्नों के हिसाब से तैयार करेंगे और जहां जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की बात करेंगे। टॉपिक है जनसंख्या संगठन। अब एक चीज तो कहीं आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए भी जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिए इस चैप्टर में आप जो जो टॉपिक पढ़ते हो, चाहे वो लिंगानुपात है, चाहे आयु संरचना है, चाहे आयु लिंग संरचना है, साक्षरता है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, इन सभी का अध्ययन करना ही यानी इन सभी की विशेषताओं को समझना ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। और इसके अंदर सबसे प्यारा टॉपिक है वो है लिंगानुपात। आपको अच्छे से पता है इस चैप्टर में हम विश्व के संदर्भ में बात करते हैं। पहला प्यारा प्रश्न ये है भी लिंगानुपात किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, महिलाओं और पुरुषों की संख्या के अनुपात को ही लिंगानुपात कहा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो ध्यान दीजिए, इंडिया की बात आती है तो ऊपर आप महिलाओं की संख्या लिखेंगे और बटा में पुरुष की संख्या और गुणा में 1000। ये भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है। महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणा में 1000 लिखा जाता है। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न है, विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? ये आप 100 के आधार पर बताओगे भी 100 महिलाओं के ऊपर पुरुष की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिए, विश्व का औसत लिंगानुपात है वो है 100 महिलाओं के ऊपर 102 पुरुष, 100 विमेन के ऊपर 102 मेन है। तो यानी औसत लिंगानुपात 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है। अगला प्रश्न बनता है कि विश्व में उच्चतम अधिकतम लिंगानुपात है वो किस देश का है? तो ध्यान रखिए, वो है लेटविया। लेटविया देश है और यहां पर 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष है। 100 महिलाओं के ऊपर 85 पुरुष है। ध्यान रखना, इंडिया की बात करते हैं तब हम 1000 के हिसाब से करते हैं और वैश्विक संदर्भ में हम 100 के आधार पर बताते हैं भी 100 महिलाओं के ऊपर कितने पुरुष हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम लिंगानुपात किस देश का है? तो वो है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। और यहां पर 100 महिलाओं के ऊपर 311 पुरुष है, यानी 211 कुंवारे रहते हैं वहां पर। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपको लिंगानुपात के संदर्भ में याद रखने हैं। अगला 1.5 नंबर के हिसाब से एक प्यारा प्रश्न बनता है और ये प्रश्न चाहिए आपसे एशिया महाद्वीप से के बारे में पूछ ले, चाहे भारत के संदर्भ में पूछ ले, उत्तर एक ही रहेगा। एशिया या भारत में लिंगानुपात है वो कम होने के कारण क्या है? तो 2-3 कारण याद रखिएगा, मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूं भी भारत या एशिया यानी विकासशील जो देश है वहां पर लिंगानुपात कम होने का सबसे बड़ा कारण है वो है कन्या भ्रूण हत्या। यानी कोख के अंदर ही यानी अल्ट्रासाउंड करवाकर पता कर लिया जाता है भी लड़का है कि लड़की है गर्भ में और वहीं पर उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो कन्या भ्रूण हत्या ये एक पहला कारण है। दूसरा है कन्या शिशु हत्या, यानी लड़की का जन्म हो गया उसके बाद में तुरंत मार दिया जाता है। तो कन्या भ्रूण हत्या हो गई एक कारण। दूसरा कारण हो गया कन्या शिशु हत्या हो गई। तीसरा हो गया महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है जिससे वो आत्महत्या कर लेती है। चौथा है महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निम्नतम होना, बहुत कम जो इनका सामाजिक और आर्थिक जो लेवल है वो समाज में रहता है। और पांचवा है भी बेटों को अधिक महत्व देना बेटियों की तुलना में। तो ये 5 प्रमुख कारण हैं। 1-2 कारण आप जरूर याद रखिएगा भी भारत या एशिया में लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है। याद दिलवा देता हूं एक बार, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, भारत में या एशिया में बेटों को अधिक प्राथमिकता देना, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, ये कारण है जिनकी वजह से महिलाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या है वो कम हो जाती है, अर्थात लिंगानुपात है वो प्रतिकूल हो जाता है। तो इतनी बात आपको लिंगानुपात की याद रखनी है।
उसके बाद अगला टॉपिक देखिए, वो है आयु लिंग संरचना। पहले तो आप गौर करें, इसमें दो शब्दों की बात है, एक तो है आयु की बात और एक है लिंग की बात। लिंग यानी लिंगानुपात की बात की, पुरुष और महिलाओं की संख्या की बात की हमने, वही यहां पर एक आयु शब्द है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है भी आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, सिर्फ आयु संरचना। तो ध्यान रखिएगा, आयु संरचना का मतलब क्या है, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या है वो आयु संरचना कहलाती है। जबकि यहां अपना क्या है, आयु लिंग संरचना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विभिन्न आयु वर्गों में पुरुष और महिलाओं की संख्या, विभिन्न आयु वर्ग में, लिंग शब्द आते ही आपको साथ में क्या ऐड करना है, विभिन्न आयु वर्ग में पुरुष और महिलाओं की संख्या को आयु लिंग संरचना कहा जाता है। यह परिभाषा जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में एक प्यारा प्रश्न और बनता है भी आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या पिरामिड को बनाकर हम आयु लिंग संरचना को दर्शाते हैं, यानी पुरुष महिला और विभिन्न आयु वर्ग में उनकी संख्या दोनों को ही इससे प्रदर्शित किया जाता है। ये तीन प्रकार के हैं, एक है विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। तो सबसे पहले समझिए विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित यानी फैलाव यानी बढ़ोतरी की बात आती है। कहीं आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए विस्तारित होती जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, तो क्या उत्तर लिखेंगे, उच्च जन्म दर के कारण, उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है, वो विस्तारित होती जनसंख्या कहलाती है। उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में विस्तारित यानी अधिक जनसंख्या पाई जाती है, उसे विस्तारित होती जनसंख्या कहा जाता है। और इस विस्तारित होती हुई जनसंख्या का अगर हम पिरामिड डायग्राम अगर बनाएंगे तो वो किस आकार का होता है, वो ध्यान रखिएगा, वो त्रिभुजाकार आकृति का होता है, तो उसे त्रिभुजाकार पिरामिड कहा जाता है। तो विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड का होता है। ये किस देश का मिलेगा आपको, नाइजीरिया का अगर आप बनाओगे, बांग्लादेश का बनाओगे, मैक्सिको का, ये तीन देशों के नाम ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको का पिरामिड किस प्रकार का है, त्रिभुजाकार पिरामिड है। विस्तारित होती जनसंख्या का उदाहरण क्या है, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको इसके उदाहरण हैं। उसके बाद बात करें स्थिर जनसंख्या। लास्ट ईयर ये प्रश्न भी आया था। प्रश्न क्या था, लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर था उसमें पूछा था स्थिर जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, यानी न बढ़ती है जनसंख्या न घटती है, तो इसकी परिभाषा देनी थी। तो परिभाषा क्या हो जाती है, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान होते हैं तो उसे स्थिर होती हुई जनसंख्या कहा जाता है। और इस प्रकार की जनसंख्या का जो पिरामिड होता है वो किस आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, घंटी के आकार का होता है। और ऐसा पिरामिड आपको किस देश का मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का। और प्रश्न घुमाकर ऐसे भी पूछा जा सकता है भी ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड घंटी के आकार का क्यों है, तब आप क्या लिखोगे, वही स्थिर जनसंख्या वाली बात, क्योंकि यहां पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान है, अर्थात स्थिर जनसंख्या मिलती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड कैसा है, घंटी के आकार का होता है। उसके बाद में तीसरा प्रकार ह्रासमान यानी घटने की बात आ रही है। तो सबसे पहले हम वही परिभाषा की बात कर लें भी ह्रासमान जनसंख्या क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यहां निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, आपने दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था भी पढ़ी है, वही बात है यहां पर। जननांकिकीय संक्रमण की जो तीसरी अवस्था निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की बात की है, वही ये है ह्रासमान जनसंख्या। तो निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से जनसंख्या वृद्धि या तो शून्य होती है या ऋणात्मक होती है, उसे ह्रासमान जनसंख्या कहा जाता है। इस प्रकार का जो पिरामिड बनता है उसमें जो उसका आधार है वो संकीर्ण होता है, जबकि शीर्ष है वो सुंडाकार होता है। और ये किस देश का है, और ये है जापान।
एशिया महाद्वीप का एक विकसित देश जापान है, जहां का जनसंख्या पिरामिड है वो ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक ये भी निकल के आता है भी जनसंख्या के इस पिरामिड के आधार पर हम देखें तो यहां जापान के अंदर बूढ़ों की जनसंख्या बहुत अधिक है, बूढ़ों की जनसंख्या अधिक है, जीवन प्रत्याशा यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पर ज़्यादा है, और यहाँ निम्न जन्म दर के कारण बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। तो वृद्ध होती हुई अधिक जनसंख्या आपको किस देश में दिखाई देगी? जापान के अंदर दिखाई देगी, क्योंकि ये ह्रासमान जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। विस्तारित का मतलब है बढ़ रही है। उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्ग में जनसंख्या का बढ़ना विस्तारित होती हुई जनसंख्या है। स्थिर जनसंख्या का मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों लगभग समान है, और ह्रासमान का मतलब है जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है, जो कि जनसंख्या वृद्धि को शून्य या ऋणात्मकता को प्रदर्शित करता है। और ऐसा आपको किस देश में मिलता है? जापान में मिलता है। कोई मुश्किल नहीं, आप खुद महसूस करेंगे, बहुत ही आसान सी बातें हैं, बस को रिलेट करके थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो दोनों टॉपिक हो गए, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे एक एक बातें ध्यान रखनी है और कई प्रकार के प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। अगला आता है ग्रामीण नगरीय संगठन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भी निवास के आधार पर दुनिया को दो प्रकार के वर्गों में बांटा है, एक ग्रामीण जनसंख्या और दूसरा नगरीय जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या उन्हें कहा जाता है जो प्राथमिक क्रियाएं करती है, यानी खेती करती है, पशुपालन करते हैं, खनन कार्य करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाएं करने वाले जो लोग हैं वो आपको किस अर्थव्यवस्था में मिलेंगे? ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मिलेंगे। जबकि नगरीय का मतलब है गैर प्राथमिक कार्य करने वाले लोग, यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थक पंचम क्रियाकलाप जहां पर ज्यादा होते हैं वो नगरीय जनसंख्या कहलाती है। ये दोनों परिभाषाएं आप ध्यान में रखिएगा। और एक प्यारा सा क्वेश्चन व्यवसायिक जनसंख्या से संबंधित भी, कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है वो बताइएगा। कार्यशील जनसंख्या यानी जो रियल में काम करती है, और ये है 15 से 59 वर्ष, 15 से 59 वर्ष है वो कार्यशील जनसंख्या है। 15 से कम और 59 से ज्यादा वाले लोगों को आश्रित कहा जाता है, क्योंकि वो आश्रित जनसंख्या है, वो इस क्रियाशील जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करती है। यानी बूढ़े और बच्चे दोनों किस पर डिपेंड करते हैं? इस कार्यशील जनसंख्या पर, काम करने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये कमाई करके पैसे लाएंगे, घर चलाएंगे और वो खाए और पिएंगे। तो छोटे बच्चे और वृद्ध लोग हैं वो आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं, जबकि 15 से 59 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो क्रियाशील जनसंख्या है वो कहलाते हैं। अब यहां कुछ एक दो अप्लाइड क्वेश्चन हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हुआ है और आपने माइग्रेशन प्रवास के बारे में भी आप जानते हैं। तो प्रश्न है भी, पश्चिमी जो देश है, पश्चिमी देश का मतलब, पश्चिमी देश शब्द बोलते ही यूरोप, अमेरिका और कनाडा की हम बात करते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका और यूरोप के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्र जो है वहां पर महिलाओं की संख्या अधिक मिलती है, पुरुष कम मिलेंगे नगरों के अंदर। गौर कीजिएगा, मैं पश्चिमी देशों की बात कर रहा हूं। पश्चिमी देशों में महिलाओं की संख्या नगरीय क्षेत्रों में अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं अधिक है। पुरुष हैं वो साइंटिफिक तरीके से खेती करते हैं, इसलिए वो गांव में ही रहते हैं। जबकि एशिया महाद्वीप यानी विकासशील देशों की अगर बात करूं तो स्थिति इसकी उलट है। क्या है? एशिया के अंतर्गत जो प्रवास करते हैं गांवों से नगरों की तरफ, वो कौन से लोग हैं? वो पुरुष है। तो भारत या एशिया की बात करें तो पुरुष प्रधान प्रवास होता है, यानी गांव से नगरों की ओर काम और रोजगार ढूंढने के लिए पुरुष ज्यादा जाते हैं और महिलाएं कहां रहती है? गांव में। अभी अभी आपने समझा। और जबकि पश्चिमी जो देश है वहां पर इसका उल्टा है, वहां महिलाएं शहरों में रोजगार के लिए जाती है, वहीं रहने लग जाती है और पुरुष ज्यादा गांव में रहते हैं।
अब बात ये आती है भी भारत या एशिया के अंदर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएं हैं वो गांव से नगरों की ओर प्रवास नहीं करती है। ये एक प्यारा अप्लाइड क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आए तो दोबारा गौर कीजिएगा। भी भारत या एशिया में महिलाएं हैं वो गांव से शहरों की तरफ प्रवास नहीं करती है, इसके प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारणों में सबसे पहले नंबर 1 की बात करूं तो वो है नगरों में आवास की कमी। नंबर 2 है रहन सहन की उच्च लागत है, वहां खर्चा ज्यादा है रहन सहन का। तीसरा आता है रोजगार की कमी है और चौथा है महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमी है। ये 4 वो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भी भारत में महिलाएं हैं वो गांव से नगर की ओर प्रवास नहीं करती है। तो ये भी एक प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको समझ में आ जाए तो इजीली आप उत्तर है वो लिख सकते हो। और अब बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर और वो है लिटरेसी यानी साक्षरता की बात आ रही है, पढ़े लिखे लोगों की बात आ रही है। तो साक्षरता किस बात का सूचक है? एक छोटा प्रश्न, वो है उस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है। साक्षरता उस देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सूचक है। जितनी ज्यादा लिटरेसी रेट है इसका मतलब वो देश सामाजिक और आर्थिक रूप से उतना ही विकसित है। और ये सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्यों है, अगर इसकी बात करें तो हमें इससे क्या पता चलता है? वहां के रहन सहन के स्तर का पता चलता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति की जानकारी हो जाती है, शिक्षा सुविधा इसका मतलब वहां पर अधिक है, सरकार की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी है। ये 4 प्रमुख चीजें हमें वहां की लिटरेसी रेट को देखने से पता चल जाती है। तो एक प्यारा क्वेश्चन है भी साक्षरता सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक क्यों है? तब आपको ये 4 बातें लिखनी है भी उससे वहां के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शिक्षा सुविधा और सरकारी नीतियों की जानकारी हो जाती है। और भारत के अंदर बात करें भी वो कोई भी व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, जिसको जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है और जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक है उसे लिटरेसी यानी लिटरेट यानी साक्षर माना जाता है। तो भारत में किस आयु वर्ग के लोगों को साक्षर माना जाता है? 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को साक्षर माना जाता है, जो पढ़ लिख सकते हैं, जो अपना छोटा मोटा जोड़ घटाओ गुणा भाग का हिसाब किताब है वो कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे जनसंख्या का संगठन जो तीसरा आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको इतनी बातें और इसके अलावा जो यहाँ लिखी हुई नहीं है वो जो मैंने मौखिक आपसे बात की 1-2 क्वेश्चन, चाहे भारत में लिंगानुपात कम होने के कारणों की बात आ जाए वो आ जाए, चाहे भारत में जो महिलाएं हैं वो गांव से शहरों की तरफ प्रवास नहीं करती वो कारण अगर आपसे पूछ लें तो इजीली आप इस चैप्टर को अच्छे से रिप्रेजेंट वहां बोर्ड परीक्षा में कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर बाई चांस ऐसा आ जाए भी सीधा ही प्रश्न आ गया 1.5 नंबर में ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी लिखिए, तो सीधी सी बात है ग्रामीण की परिभाषा लिखनी है, नगर की परिभाषा लिखनी है। और फिर मैंने बताया अभी आपको भी पश्चिमी देशों में महिलाएं ज्यादा नगरों में रहती है, भारत के अंदर ज्यादातर महिलाएं गांव में ही रहती है, नगरों की तरफ प्रवास नहीं करती, उसके कारणों को हमने बात की। तो वो सारे आप एक साथ लिख दीजिए, बस अपने आप टिप्पणी वाला प्रश्न हो गया। मैं अक्सर आपको कहता हूं ना, छोटी छोटी बातें याद रखिए, अगर उसी छोटी बातों पर आधारित कोई बड़ा प्रश्न आ जाए तो आपको सिर्फ क्या करना है, उन सारी चीजों को 2-4 जो बातें आपकी पढ़ी हुई है उन सबको एक साथ लिख देना है, तो वो अपने आप ही 1.5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का उत्तर है वो हो जाता है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर और अगले वीडियो सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक अच्छे से रिवीजन है वो करते रहिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।